हम जो है एसेट्स का मतलब कर चुके हैं और लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज के टाइप में मैंने आपको अभी दो टाइप की लायबिलिटीज कल बताई, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। मिनल वो क्लियर है बच्चे अच्छे से? एसेट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं? यस सर। ठीक है जी। लायबिलिटीज के अंदर एक इंटरनल लायबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज का भी कंसेप्ट था। उसको एक बार मैं अगला वर्ड समझाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अश्मीत जितना करवाया बच्चे उसमें अभी तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। आज एक थर्ड वर्ड कर रहे हैं इसके बाद, वो है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल वर्ड आपने जो आज तक पढ़ा होगा वो शायद हो सकता है किसी कंट्री की कैपिटल क्या है उसके बारे में पढ़ रखा हो, ठीक है, या इंग्लिश के अंदर कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ रखा हो। अकाउंट्स के अंदर कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर को हम टेक्निकली प्रोप्राइटर कह देते हैं इन द बिजनेस। जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का ओनर है, उसने अपनी तरफ से जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा है उसको हम कैपिटल कह देते हैं। मान लो मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं। अब जब मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो मान लो मुझे 20 लाख रुपीस की जरूरत है। अब 20 लाख की जरूरत है तो मैंने आज तक जो अपना पैसा कमाया होगा उसमें से मान लो मैंने 15 लाख रुपीस की सेविंग्स कर रखी थी। तो मैं क्या करता हूँ, 15 लाख तो अपनी तरफ से लगा देता हूँ बिजनेस के अंदर, जो मेरा खुद का पैसा था, जो बाद में मुझे कभी भी किसी को वापस नहीं करना। उसके अलावा मैं 5 लाख रुपीस का कहीं से लोन लेके लगा देता हूँ। वो बैंक से जो मैंने मान लो लोन ले लिया तो वो मेरी लायबिलिटी थी जो मुझे कभी ना कभी वापस करनी थी। तो कुल मिला के मैंने बिजनेस में 20 लाख लगाया, उसमें से जो मेरा खुद का पैसा था वो मेरी कैपिटल है। तो जो मेरा खुद का पैसा था डेट वाज 15 लाख रुपीस, तो वो मेरी कैपिटल हो गई। तो कैपिटल बेसिकली मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, खुद का पैसा है, वो पैसा हमें किसी को बाद में वापस नहीं करना है, उसको हम कैपिटल कह देते हैं। अश्मित क्लियर है बच्चे? कैपिटल का मतलब जो ओनर ने खुद का पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। यस सर। हिंदी में आपने कई बार सुना होगा वर्ड होता है पूंजी। सुना है कई बार कि मेरी इस बिजनेस में 5 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है, कनक। तो जो वो पूंजी होती है ना वो कैपिटल ही होती है, जो हमारा खुद का पैसा हमने बिजनेस के अंदर लगा रखा है। मोहिलिन क्लियर है बच्चे कैपिटल का मतलब? यस सर। तो बिजनेस में अब दो जगह से फंड्स आएंगे। कौन बता सकता है बच्चे? दो जगह से मेन पैसा आया जिसके बेसिस पर हमने अपना बिजनेस शुरू करा, वो दो जगह, दो सोर्सेस कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? सर एक तो कैपिटल ही होगी या फिर एक एक लाइबिलिटीज जो हमने बिल्कुल बैंक जी, से। 100%। एक कैपिटल हो गई और एक लायबिलिटीज। एक तो मैंने खुद का पैसा लगाया, एक मैंने बाहर से किसी से उधार मांग के लगाया जो कि मुझे बाद में कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। दो जगह से पैसा आया, एक आई कैपिटल और एक आई लायबिलिटीज। ये दो जगह से टोटल पैसा आया। और ये टोटल पैसा कहाँ चला गया बच्चे, आप सोच के बता सकते हैं कहाँ गया होगा? सर एसेट्स बाय। एसेट्स में, बिल्कुल जी, 100%। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मान लो मैंने कहा 15 लाख रुपीस की मैंने कैपिटल लगाई, 5 लाख रुपीस का मैंने बाहर से उधार लेके लगाया, तो ये सारा पैसा गया किस में होगा? एसेट्स में तो कन्वर्ट हुआ होगा। इसी से हमने मशीन खरीदी होंगी, इसी से हमने गुड्स खरीदे होंगे, इसी से हमने सब कुछ परचेज करा होगा। तो इसका मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो एसेट्स के इक्वल आ जाएगा। छवि क्लियर है? यस सर। यहां से अगर मैं कैपिटल का फॉर्मूला बनाऊं तो छवि क्या बना सकते हो? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बिल्कुल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर मैं टोटल एसेट्स का मतलब है नॉन करंट एसेट्स भी और करंट एसेट्स भी, अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देता हूं तो हमारी कैपिटल निकल के आ जाएगी बिजनेस के अंदर। तो कैपिटल की जब मैं डेफिनेशन आपको करवाऊंगा तो उसके अंदर एक ये फॉर्मूला भी करवाऊंगा। मोहिलिन क्लियर है बच्चे? यस सर। आद्रिक आपको क्लियर है? यस। चलो अब एक थोड़ा सा ना कंसेप्ट समझाता हूं बच्चे। अकाउंट्स जब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा ना, तो अकाउंट्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। कई बार आपको वो कंसेप्ट थोड़े से इलॉजिकल लगेंगे कि भाई रियल लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कंसेप्ट हैं जिनको अकाउंट्स के अंदर फॉलो करा जाता है। तो उसमें से एक कंसेप्ट में आपको जब चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगा तो इसमें एक कंसेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंट्स के अंदर काफी सारे अपने खुद के कंसेप्ट हैं जिनको फॉलो करके ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है जब आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, तो एक तो है बिजनेसमैन और एक है बिजनेस फर्म। बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मोहन एंड सन्स करके एक फर्म का नाम है, और उसमें जो ओनर है उसका नाम है मोहन, अश्मीत बच्चे। एक तो फर्म का नाम है मोहन एंड सन्स, उसका ओनर ठीक है है मिस्टर सर। मोहन। क्या लीगली दोनों अलग अलग है या एक ही बात है? अगर मोहन एंड सन्स फर्म ने किसी को पैसे देने तो किसने देने हैं? सर रिपीट करना। मोहन एंड सन्स करके तो एक फर्म का नाम है, ठीक है सर। और उसका ओनर जो है उसका नाम है मोहन। ठीक है सर। लीगली अगर मैं बात करूं, कानूनन रूप से मैं बात करूं, तो अगर मोहन एंड सन्स ने किसी को पैसे देने हैं तो वो पैसे किसने देने हैं? सर मोहन ने। तो लीगली मोहन एंड सन्स और मोहन एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात हुई। एक ही बात है। लेकिन जब मैं अकाउंट्स बनाता हूं ना, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस फर्म अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग माना जाता है। ये नहीं माना जाता दोनों सेम है। और अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए जाते। मतलब फर्म को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। अगर हम अकाउंटेंट रखेंगे तो अकाउंटेंट मोहन एंड सन्स के लिए अकाउंटेंट रखा गया, मोहन का पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है। तो अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, बिजनेसमैन के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनते। अश्मीत, क्लियर है चीज? यस सर। जैसे और सारे आउटसाइडर्स होते हैं ना, वैसे तो हम बिजनेसमैन को भी एक आउटसाइडर का ही तरह ट्रीट करते हैं। जब अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो अकाउंटेंट जो है वो ओनर को भी एक आउटसाइडर की ही तरह ट्रीट करता है। जैसे बाकी सारे आउटसाइडर्स हैं, उसके लिए ओनर भी वही है, उसके लिए उसको ओनर से कोई मतलब नहीं है, उसको तो फर्म से मतलब है। क्लियर है? यस सर। अब ओनर एक आउटसाइडर अगर हम मान के चल रहे हैं, टेक्निकली मान के चल रहा हूं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगली नहीं कह सकता, कानूनन रूप से नहीं कह सकता। लीगली तो एक ही बात है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन को भी आउटसाइडर मान के चलो। कनक बच्चे, क्लियर है चीज? हाँ जी सर। अब अगर मैं उसको आउटसाइडर मानता हूं, आउटसाइडर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं वैसे, जो आउटसाइडर ने लगा रखा है बिजनेस में पैसा? जो आउटसाइडर ने लगा रखा है उसको हम क्या कहते हैं, जो कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा? कनक। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। तो इसलिए जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया उसको भी मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसाइडर मान के चल रहा हूं। योगेश? हाँ जी सर। क्योंकि प्रोप्राइटर को मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसाइडर मान के चल रहा हूं, तो इसलिए जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मेरे लिए लायबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है चीज? योगेश? सर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, इसलिए सुनाई नहीं अच्छा दिया। अच्छा, कोई नहीं, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मोहिलीन बच्ची, यस सर। मैंने कहा बिजनेस फर्म और बिजनेसमैन को मैं अलग अलग मान के चलता हूँ, बिजनेसमैन को मैं आउटसाइडर मान के चलता हूँ। तो आउटसाइडर ने जो पैसा लगाया वो लायबिलिटी होनी चाहिए। यस सर। तो जो बिजनेसमैन को अगर मैं आउटसाइडर मानता हूं, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लीगली बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो कैपिटल लगाई वो भी लायबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर वो तो हमारा अपना हुआ ना। अपना पैसा हो, लेकिन अपना किसका? ओनर का पैसा हुआ ना। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचता हूँ, फर्म ने बाहर वालों से भी लिया, फर्म ने ओनर से भी लिया। तो फर्म के तो पॉइंट ऑफ सर व्यू से, बिजनेस फर्म फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की से वो तो क्या, बिजनेस वाले तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लायबिलिटी अकाउंट्स होगी। बनाओगे तो लायबिलिटी होगी, बिल्कुल। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी मानी जानी चाहिए टेक्निकली, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ यस व्यू से बात सर। करूं। यस मोहिनी, सर। क्लियर है चीज? तो इसलिए यस सर। कल जब मैं आपको लायबिलिटीज की डेफिनेशन करवा रहा था, तो उसके अंदर एक नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आया था, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था मिनल। यस सर। एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी आया था, वो मैंने आपको कल क्लियर नहीं करा था। मैंने कहा था वो जब तक मैं आपको कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। अब यहां पर समझाता हूं। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जो प्रोप्राइटर का पैसा लगा हुआ है, जो उसको देना है हमने वापस। प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है, और जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी उसी का ही होगा बिजनेस में। तो कैपिटल और प्रॉफिट जो बिजनेस में पड़ा होता है वो प्रोप्राइटर का है, वो तो होगी इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। इंटरनल। लायबिलिटीज, हाँ बिल्कुल जी। लायबिलिटीज के कल हमने जो टाइप करे थे, कल मैंने जो लायबिलिटीज आपको एक्सप्लेन करी थी वो प्योरली मैंने आउटसाइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करी थी, कि अमाउंट ओड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स।
क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर। आज मैं जो आपको लायबिलिटीज के टाइप्स करा रहा हूं, जो आपकी बुक्स में एक टाइप गिवन है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि ओनर को हम आउटसाइडर मानते हैं। अगर हम ओनर को आउटसाइडर मानेंगे तो आउटसाइडर जो बिजनेस में पैसा लगाएगा हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो भी लायबिलिटी मानी जाती है। तो लायबिलिटी को मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो प्रोप्राइटर का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, बेसिकली जो कैपिटल लगी हुई है, दैट इज द इंटरनल लायबिलिटी, और जो बाहर वाले लोगों ने पैसा लगा रखा है दैट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज को हम इंटरनल और एक्सटर्नल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगली तो लायबिलिटी का मतलब आउटसाइडर्स का ही पैसा होता है, लेकिन अकाउंट जब हम बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर अपने खुद के रूल्स होते हैं, तो एक रूल ये कहता है कि आप प्रोप्राइटर को भी आउटसाइडर के ही तरह ट्रीट करो। इसलिए जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है उसको भी आप लायबिलिटी ही मान के चलो, ठीक है जी। तो इसलिए हम कैपिटल को भी लायबिलिटी मान के चलते हैं और कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी कह देते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अभी मैं लायबिलिटीज की जो टाइप्स करवाऊंगा आपको दोबारा से आज, उसके अंदर मैं लायबिलिटीज को नॉन करंट और करंट तो है ही, उसके अलावा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल। जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया वो इंटरनल लायबिलिटी, जो आउटसाइडर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। मोहिलिन क्लियर है बच्चे? यस सर। रिद्धि आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके अलावा मैं आज 5-6 वर्ड जोर करवा रहा हूं, उसको और समझते हैं। एक वर्ड यूज जो हम करेंगे बार बार, वो हम यूज करेंगे, 3 वर्ड हो चुके ना, 4th नंबर पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, ये तो आपने वर्ड सुना हुआ है, एक्सपेंसेस। कनक बच्चे, एक्सपेंसेस वर्ड सुना हुआ है? एक्सपेंस तो हम रियल लाइफ में सुनते हैं हर रोज, खर्चा जो खर्चे करते हैं बिजनेस में। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे गुड्स को बनाने के ऊपर, बेचने के ऊपर काफी सारी अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी। जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं गुड्स को बनाने के लिए, उसको आगे बेचने के लिए, उसको परचेज करने के लिए, वो सारा का सारा जो खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंस कह देंगे। क्लियर है? यस सर। तो एक्सपेंस मींस अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैं गुड्स और सर्विसेज को बना रहा हूं, उसको आगे बेच रहा हूं, उसके ऊपर जो भी मैं खर्चा करता हूं उसको मैं एक्सपेंस कह दूंगा। मोहिलिन क्लियर है बच्चे? एक्सपेंस बड़ी सिंपल सी बात है। यस सर। अब अगर मैं गुड्स को बनाता हूं, सोच के देखना आदरी का बच्चे, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो सबसे मेन खर्चा क्या होगा? सर वुड खरीदना और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन का। हाँ, मान लो फर्नीचर का बिजनेस है तो जो मैंने लक्कड़ परचेज करी होगी, जो वुड परचेज करी होगी, सबसे मेन तो खर्चा वही है। यस सर। तो उसको हम कह देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो आपका मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा सबसे मेन तो खर्चा वही होता है। यस सर। उसके अलावा आपके दिमाग में जो भी आता है सारा खर्चा, रेंट भी फैक्ट्री का पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करोगे, लेबर। लेबर जिसको आप वेजिस कह देते हो, वेजिस पे करोगे लेबर को, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करोगे, एडवर्टीजमेंट्स, गुड्स की एडवर्टीजमेंट्स करोगे बेचने के लिए। एक और होता है बच्चे डेप्रीशिएशन, इसका मतलब समझ। हाँ, मशीन का अब वही समझा रहा हूँ। मान लो आपने 1 लाख की मशीन खरीद ली, योगेश बच्चे, मान लो आपने 1 लाख की मशीन खरीद ली। हाँ जी योगेश। हाँ जी सर। 1 लाख की मशीन खरीद ली, क्या पूरी मशीन की वैल्यू को, 1 लाख की वैल्यू को आपने पूरे 1 साल में यूज कर लिया? अश्वित जवाब बता। यस सर। मान लो आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, क्या ईयर के एंड में आपने पूरी 1 लाख की वैल्यू मशीन की यूज कर ली? अगले साल क्या वो मशीन यूज होगी नहीं होगी? सर फिर से होगी यूज। फिर से होगी। तो आप 1 लाख को तो एक्सपेंस नहीं कह सकते हो, लेकिन मान लो वो मशीन आपने यूज करी जिसकी वजह से मशीन की वैल्यू कम हो गई, नेक्स्ट ईयर वो मशीन अब 80,000 की रह गई खाली, इसका मतलब आपने मशीन की कितनी वैल्यू को यूज कर लिया?
20,000। तो जो 20,000 की वैल्यू यूज हुई है उसको हम एक्सपेंस मानेंगे, पूरी 1 लाख को एक्सपेंस नहीं मानेंगे। तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब जो एसेट की वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है। तो ओके सर। पूरे ईयर में जितने एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो आपने गुड्स को बनाने के लिए यूज कर ली, बाकी तो बची पड़ी है ना अभी हमारे पास। ठीक है सर। क्लियर है चीज? आद्रिका क्लियर है बच्चे? यस सर। तो एक्सपेंस का मतलब बेसिकली जो भी आप गुड्स को बना रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसके ऊपर आपने जो भी खर्चा कर दिया उसको हम एक्सपेंस कह देते हैं। महक बच्चे, क्या एक्सपेंस करना जरूरी है या नहीं है? सर जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक्सपेंस नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, गुड्स कैसे बनेंगे? तो गुड्स को बनाने के लिए तो एक्सपेंसेस करना जरूरी है। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस में किसी को डाउट हो बच्चे दोबारा से क्लियर कर सकता है। कनक बच्चे क्लियर है? एक्सपेंसेस मींस अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कनक क्लियर है बच्चे? ठीक है जी। अब एक्सपेंसेस के बाद एक वर्ड आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस के अंदर इनकम ऑफ रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर का मतलब होता है रिपीटिंग नेचर, जो पैसा आपके पास बार बार आता है, मतलब रूटीन में आता है वो पैसा आपके पास, तो उसको हम रेवेन्यू कह देते हैं। छवि बच्चे आप बताना, अगर मैं मान लो कोई बिजनेस करता हूं तो बार बार पैसा कहां से आएगा? अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, करना। हाँ बिल्कुल जी, इफ आई एम डूइंग सम बिजनेस, तो ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे मुझे बार बार पैसा आने वाला है, रूटीन में पैसा आएगा? सर बैंक से। नहीं नहीं, बैंक से तो लोन लेना है, वो तो कभी कभार होता है। रूटीन में पैसा कहां से आएगा मेरे पास? मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे पास रूटीन में कहां से पैसा आता है? सर जो फीस देते हैं उससे आप फीस से आता है। हाँ, मैं तो क्योंकि सर्विसेज दे रहा हूँ इसलिए मैं फीस ले रहा हूँ। अगर मेरा काम स्टेशनरी का होता मान लो, तो मेरे पास रूटीन में पैसा कहां से आता? सर जो कस्टमर्स आते हैं वो खरीदते तो उससे पैसा आता। हाँ, तो गुड्स को बेचने से पैसा आता ना मेन तो। यस सर। एसेट तो नहीं बेचता रूटीन में मैं। नो सर। मान लो मेरा स्टेशनरी का काम है, मेरे पास चेयर भी पड़ी है, क्या मैं उस चेयर को रूटीन में बेचूंगा? नो सर। तो रूटीन में जो पैसा आ रहा है, जो रेकरिंग नेचर का है, जो रिपीटिंग नेचर का है, सबसे मेन तो क्या है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं गुड्स और सर्विसेज को बेचता हूं, मान लो मैंने पूरे जो है 1 लाख रुपए के गुड्स और सर्विसेज को बेच दिया, तो 1 लाख रुपए मेरा रेवेन्यू हो गया। मिनल क्लियर है चीज? यस सर। उसके अलावा भी कहीं कहीं से ना कई बार रेकरिंग इनकम्स बंद जाती है बिजनेस के अंदर, बार बार इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव्ड। आपने कोई अपने बिल्डिंग का पोर्शन किराए पे दे दिया, वो उसका रेंट है, वो तो रूटीन में आया करेगा अश्मित। यस सर। उसके अलावा एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक होता है डिविडेंड रिसीव्ड। आप ना कई बार पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपने सुना होगा पैसा इन्वेस्ट होता है बैंक में, आप एफडी करा सकते हो, आप पैसा इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में कर सकते हो, आप पैसा इन्वेस्ट शेयर्स में भी कर सकते हो। तो अगर आप बैंक वगैरह में पैसा एफडी करा देते हो ना, तो बैंक वाले आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट रूटीन में आएगा, हर महीने बैंक आपको इंटरेस्ट दे देगा, या हर साल इंटरेस्ट दे देगा मोहिलीन। यस सर। और अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगा देते हो, तो कंपनी जो आपको रिटर्न देती है उसको हम डिविडेंड्स कह देते हैं। तो डिविडेंड्स भी आपके रूटीन में आएगा। हाँ जी सर। उसके अलावा कई बिजनेस क्या करते हैं, कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, तो उनको रूटीन में क्या आएगी? कमीशन आएगी। यस सर। तो ये सारा जो है ये रूटीन में आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रेगुलर होना चाहिए, बार बार आना चाहिए। अगर कभी कभार एक आध बार कोई पैसा आपके पास आ गया, तो उसको फिर आप रेवेन्यू नहीं कह सकते। आदमी का क्लियर है बच्चे? यस सर। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, वो रूटीन में लोगे या कभी कभार ही होता है? सर कभी कभार। तो क्या वो रेवेन्यू में आना चाहिए आपके? नहीं सर। नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपने अपना कोई मशीन बेच दी पुरानी, यस सर। क्या रूटीन में होगा या कभी कभी होता है वो? सर कभी कभी होता है। तो वो क्या रेवेन्यू में आना चाहिए? नहीं सर।
नहीं आना चाहिए। क्लियर है ना? तो लॉटरी लग गई आपकी मान लो बिजनेस के अंदर, क्या रूटीन में लॉटरीज लगती हैं? नो सर। हाँ, तो वो भी इसका मतलब हमारा रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए। तो रेवेन्यू का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है रूटीन में। तो सबसे मेन जो रेवेन्यू होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस है या तो गुड्स बेचने का काम करता है या सर्विसेज देने का काम करता है। तो जो गुड्स और सर्विसेज दे के पैसा आता है, मेन तो रेवेन्यू वो है। उसके अलावा कई बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनको रेंट आ जाता है। कुछ बिजनेस शेयर में लगा देते हैं तो उनको इंटरेस्ट डिविडेंड आ जाता है। कुछ बिजनेस बैंक वगैरह में एफडीज करा देते हैं, उनको इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो भी रूटीन में आता है। महक, क्लियर है बच्चे रेवेन्यू का मतलब? हाँ जी सर। अब रेवेन्यू का मतलब टोटल अमाउंट आई। मान लो मैंने पूरे साल में 5 लाख रुपए के गुड्स को सेल कर दिया। रिद्धि बच्चे आप बताना, 5 लाख रुपए के गुड्स को मैंने सेल कर दिया और मुझे Yes, रेंट वगैरह मिला के 1 लाख का रेंट भी आ गया, तो 6 लाख रुपए मुझे टोटल मिला। तो वो 6 लाख रुपए मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू हो गया। अब रेवेन्यू को क्या मैं अपनी इनकम कह सकता हूं? यस सर। मान लो मुझे कुल मिला के जो ट्यूशन की फीस आई पूरे साल में वो 5 लाख रुपए आई, क्या 5 लाख रुपए की मेरी इनकम है? यस सर। उसमें से जो मैंने खर्चे करे, जैसे मेरे रेंट भी गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी गया होगा और भी गए होंगे, क्या उनको हटाने के बाद नहीं इनकम आनी चाहिए वैसे तो? यस सर। तो रेवेन्यू का मतलब तो क्या हुआ? जो टोटल अमाउंट मुझे मिली है, टोटल अमाउंट दैट आई एम रिसीविंग। यस सर। मान लो आपने गुड्स को सेल करा, वो आपके गुड्स सेल हुए 5 Yes. लाख रुपीस के अंदर। मान लो आपको रेंट वगैरह मिला है, रेंट आया, इंटरेस्ट आया, ये आपको 1 लाख रुपीस आया टोटल मिला के, तो टोटल आपको 6 लाख मिल गए। तो ये 6 लाख तो क्या हो गया आपका? रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू। यस। क्लियर है? बट रेवेन्यू और इनकम में फर्क है। अब एक्सपेंसेस, सेल आपका रेवेन्यू है, एक्सपेंस भी तो कर रखे हैं। मान लो आपने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस भी तो कर रखे हैं, खर्चे भी तो कर रखे होंगे। रॉ मटेरियल खरीदा होगा आपने, Yes, sir. रेंट पे करा होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करी होगी। तो इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दूं, जैसे इस क्वेश्चन में मेरा रेवेन्यू था 6 लाख का, एक्सपेंस मेरे थे 4 लाख के, तो मेरी इनकम कितने की हो गई? 2 लाख की। तो इनकम और रेवेन्यू में फर्क है बच्चे, क्लियर है? यस सर। तो एक वर्ड यूज होता है रेवेन्यू, एक वर्ड यूज होता है इनकम। रेवेन्यू मीन द टोटल अमाउंट दैट वी आर रिसीविंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। टोटल अमाउंट जो आई है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। उसमें से अगर अपने खर्चों को माइनस कर दिया जाए तो जो बाकी बचेगा उसको हम इनकम कह देंगे। अश्मीत, ये क्लियर है बच्चे पॉइंट? यस सर। बिल्कुल क्लियर है। तो आपको मेन जो कंसर्न है वो रेवेन्यू से है या इनकम से है महक बच्चे? रेवेन्यू इज मोर इंपॉर्टेंट और इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट? इनकम। इनकम, बिकॉज रेवेन्यू मान लो आपने करा लेकिन एक्सपेंसेस उससे ज्यादा कर दिए, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। नो सर। तो इन बिजनेस वी आर मोर कंसर्न्ड विद द इनकम रादर देन रेवेन्यू। यस सर। ठीक है? सर अगर वैसे कोई हमसे इनकम पूछता है हाँ जी। तो हम उनको एक्सपेंसेस माइनस करके तो कभी नहीं बोलते। रियल लाइफ की बच्चे बात अलग होती है। अकाउंट्स में जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो टेक्निकली बात करते हैं। रियल लाइफ में तो हम रेवेन्यू, इनकम, गेन, प्रॉफिट सब इकट्ठा मान के चलते हैं। कोई मेरे से पूछता है आपका रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, इनकम क्या है, सब कुछ एक ही चीज मान के चलते हैं। लेकिन अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो अकाउंट्स के अंदर टेक्निकली इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है? ओके सर। जैसे मैंने इनकम का और प्रॉफिट्स का, अब आपसे कोई पूछे आपकी इनकम कितनी है, प्रॉफिट्स कितनी है, तो एक ही बात मान के चलोगे आप। यस सर। लेकिन अकाउंट्स के अंदर इसमें डिफरेंस है। अब अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट जो कैलकुलेट, इनकम तो आप कभी भी, इनकम आपसे कोई पूछता है आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप महीने की बता दोगे, महीने के रेवेन्यू में से महीने के एक्सपेंस को माइनस कर दिया, महीने की इनकम आ गई। मिनल, यस सर। महक, समझ में आ रहा है ना बच्चे? इनकम आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करा, कोई आपको कहता है आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपने उस पर्टिकुलर मंथ के रेवेन्यू में से उस पर्टिकुलर मंथ के एक्सपेंसेस को माइनस करा, आपकी मंथली इनकम आ गई। यस सर। लेकिन अगर आपसे कोई प्रॉफिट पूछता है तो प्रॉफिट जो होता है ना बच्चे, वो एनुअल फिगर होता है। प्रॉफिट महीने का नहीं कैलकुलेट होता। आप देखो जो टैक्स लगता है, जो प्रॉफिट वो पूछते हैं कि आपके प्रॉफिट्स कितने हैं आदरी का बच्चे, क्या प्रॉफिट कभी महीने के हिसाब से निकलता है? नो सर। प्रॉफिट हमारा मंथ के हिसाब से नहीं निकलता, प्रॉफिट एनुअल होता है। तो अगर मैं कहूं टोटल रेवेन्यू ऑफ अकाउंटिंग ईयर, पूरे ईयर का टोटल रेवेन्यू ले लूं, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग ईयर, पूरे ईयर के
टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इनकम वर्ड आप हफ्ते के लिए भी यूज कर सकते हो। आपसे पूछे आज की आपकी इनकम कितनी है, शॉपकीपर है, उससे पूछा भाई आज तेरी इनकम कितनी है, तो वो आज के रेवेन्यू में से आज के एक्सपेंस को माइनस कर देगा तो उसकी आज की इनकम आ गई आद्रिका। क्लियर है चीज? यस सर। तो इनकम बेसिकली मींस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। बट जब मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूं बिजनेस के अंदर, तो प्रॉफिट जनरली डू नॉट रिप्रेजेंट द फिगर ऑफ अ सिंगल डे और वीक और मंथ। प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरे साल में जितना भी टोटल रेवेन्यू आया, उसमें से पूरे साल में जितने भी आपने टोटल एक्सपेंस करा उसको माइनस कर दो तो आपके प्रॉफिट्स निकल के आएंगे। कनक बच्चे क्लियर है? प्रॉफिट्स और इनकम में डिफरेंस, यस सर। और इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस। हाँ हाँ जी। सर। फिर कनक बच्चे फिर एक वर्ड और हमने कर रखा है गेन। आज रियल लाइफ में वर्ड यूज करते हैं गेन। तो आपके हिसाब से क्या गेन का मतलब यही होना चाहिए, इनकम या प्रॉफिट? गेन। सर गेन तो फिर हमारे लिमिट्स पे डिपेंड करता है ना कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। हाँ, वो तो चलो ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से इनकम, मैंने इनकम और प्रॉफिट अलग अलग बताया। मैंने कहा रेवेन्यू अलग होता है, इनकम अलग होती है, प्रॉफिट अलग होते हैं। क्लियर है? तो गेन भी अलग होता है। अब रेवेन्यू कहां से आया, रेगुलर है या इरेगुलर है, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है? रेवेन्यू हाँ, रेगुलर। रेगुलर रेकरिंग बेसिस पर, रूटीन में जो पैसा आया। अब हाँ जी। रेवेन्यू में से ही एक्सपेंस माइनस करे तो इनकम आई, तो वो भी रेगुलर बेसिस पर है। ठीक है जी। अश्मीत, यस सर। इनकम और प्रॉफिट्स लगभग एक जैसी बात है। तो अब लेकिन जो कभी कभार पैसा कमाएंगे वो तो आया ही नहीं किसी में भी, वो तो रेवेन्यू में भी इंक्लूड नहीं करा, वो तो मैंने इनकम में भी इंक्लूड नहीं करा, और वो तो मैंने प्रॉफिट्स में भी इंक्लूड नहीं करा। तो ऐसा पैसा जो आप कभी कभार कमा रहे हो उसको मैं इंसिडेंटल एक्टिविटीज कहता हूं। इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज। इंसिडेंटल होता है सेकेंडरी, जो हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है। मेन एक्टिविटी मैंने आपको कहा गुड्स को बेचना था, गुड्स को बेच के जो पैसा आ गया उसको आपने रेवेन्यू कह दिया। लेकिन कभी कभार जो पैसा आता है जो हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है, जैसे लॉटरी लग गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया, पुरानी मशीन पड़ी थी उसको बेच दिया, एटसेट्रा। ये जो आपका पैसा कमा रहे हो ये रूटीन में होगा, कभी कभी होगा? आद्रिका बच्चे, सर कभी कभार होएगा। तो क्या ये रेवेन्यू में आ सकता है, लॉटरी या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? नो सर। तो ये जो है इसको हम गेन कह देते हैं। गेन होता है इंसिडेंटल एक्टिविटी। इंसिडेंटल जो मेन एक्टिविटी ना हो, गुड्स को बेचना मेन एक्टिविटी है, एसेट्स को बेचना मेन एक्टिविटी नहीं है। गुड्स को बेचने से जो पैसा आया वो तो रेवेन्यू आया और उसमें से हमने एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो इनकम आ गई। लेकिन अगर एसेट को आपने बेचा, मान लो 5 लाख का एसेट था, 6 लाख में बिक गया, तो 1 लाख जो आपने उसके ऊपर कमाया वो रेगुलर बेसिस पर नहीं कमाया, तो उसको हम गेन कह देते हैं। तो गेन मीन्स द अमाउंट इनकम दैट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम द इंसिडेंटल एक्टिविटीज और द सेकेंडरी एक्टिविटीज which are not the main activities of the business. मोहिलीन, क्लियर है बच्चे चीज? यस सर। तो फर्क है, रेवेन्यू इज समथिंग डिफरेंट, इनकम इज समथिंग डिफरेंट, प्रॉफिट्स आर समथिंग डिफरेंट, एंड गेन इज समथिंग डिफरेंट। मोहिलीन बच्चे, इन चारों वर्ड्स में कोई डाउट? तो एक बार एक्सपेंसिव बता दो। एक्सपेंसेस जो आप गुड्स और सर्विसेज को बना रहे हो और जो बेच रहे हो, उसको बनाने पे जो आपने खर्चा करा और जो उसको बेचने पे आपने खर्चा करा, वो सारा का सारा एक्सपेंस हो गया। जैसे बनाने के ऊपर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर आपने फैक्ट्री का रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, रॉ मटेरियल है, उसके अलावा सैलरी दे रहे हो, आप फिर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप एसेट को यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। तो ये जो सारा है ये सारा आपके लिए एक्सपेंस है। क्लियर है? ओके सर। उसके बाद एक वर्ड और बता रहा हूं, उसके बाद फिर नोट्स में से करवाऊंगा। अब एक वर्ड और आ सकता है, दैट इज द एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको बताया, एक वर्ड आ सकता है लॉस। लॉस। अब आपके हिसाब से लॉस क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? योगेश बच्चे, लॉस क्या होना चाहिए? घाटे में आ जाना। हाँ, तो लॉस को दो तरीके से मैं डिफाइन करता हूं। एक तो है, मैंने आपको प्रॉफिट का मतलब बताया था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लॉस मैं कह सकता हूं व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू।
करना बच्चे पॉसिबल है? एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए। यस सर। मान लो रेवेन्यू जनरेट हुआ 5 लाख का, लेकिन खर्चे हो गए 6 लाख के, तो उस केस में 1 लाख का लॉस हो जाएगा। ठीक है बच्चे। आदरी का बच्चे क्लियर है? तो लॉस की डेफिनेशन क्या हो गई? एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। क्लियर है आदरी का? यस। और दूसरा, एनी एक्टिविटी अगेंस्ट विच नो बेनिफिट इज रिसीव्ड। आपने पैसा तो खर्च करा, लेकिन आपको उसके बदले कोई बेनिफिट नहीं मिला। एक्सपेंसेस और लॉस में मेन एक डिफरेंस होता है। एक्सपेंस अगर आप करते हो, पैसा खर्च करते हो, लेकिन उसके बदले आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। अश्मीत बच्चे सोच के देखना, आपने रेंट पे करा तो क्या उसके बदले कुछ बेनिफिट मिलेगा? सर हम वहां पर रहे। हम रहेंगे, हमें बिल्डिंग यूज करने को मिल जाएगी, तो इट मींस उसका हमें बेनिफिट मिला। लेकिन मैं कहता हूं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, चोरी हो गई, आग लग गई, एटसेट्रा, तो इस केस में भी अमाउंट तो स्पेंड हुआ, क्या इसका कुछ बेनिफिट मिला हमें? नो सर। नहीं। तो ये लॉस हो गया। लॉस का मतलब है अमाउंट तो स्पेंड हुई, बट उसके बदले कुछ मिला नहीं। अगर उसके बदले कुछ मिल जाता, कुछ बेनिफिट रिसीव हो जाता, तो वो एक्सपेंस हो जाता। अश्मीत क्लियर है चीज? हाँ जी सर। जैसे आपने इंश्योरेंस करवा ली, अश्मीत बच्चे आप बताना चाहिए, आपने इंश्योरेंस करवाई, अब उसका कुछ बेनिफिट मिला, आपका रिस्क फैक्टर कवर हुआ नहीं हुआ? सर अगर कुछ मतलब बाय केस अगर थेफ्ट एक्सीडेंट हुआ तब मिलेगा, वरना नहीं तो अदरवाइज रिस्क फैक्टर तो कवर कर दिया उन्होंने आपका, हाँ जी सर। तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिला ना उसका, तो वो तो एक्सपेंस हो गया। कोई भी ऐसी खर्चा आप कर रहे हो जिसके बदले आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आ रहा है, वो तो था एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पर आपका जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है उसके बदले कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसको हम लॉस कह देंगे। ओके सर। किसी को डाउट बच्चे इसके अंदर? सभी बच्चे क्लियर है ये? यस सर। तो लॉस को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर आपने आ जाता ना डिफाइन लॉस, तो लॉस कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। दोनों डिफाइन करोगे। फर्स्ट, व्हेन द टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू, अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए तब लॉस है। दूसरा, एनी एक्टिविटी अगेंस्ट विच वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है वेयर अमाउंट इज बीइंग स्पेंट, पैसा तो खर्च हुआ लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हमें उसके बदले मिला, वो भी हमारे लिए लॉस है। महक क्लियर है बच्चे? यस सर। रिद्धि मित्तल बच्चे क्लियर है? सर एक बार गेन वाला रिपीट कर दो, तब नेट नहीं चल रहा था। हाँ, गेन का मतलब बच्चे मैंने बताया था कि ऐसी इनकम जो कभी कभार हो, मतलब इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती हैं। इंसिडेंट एक होते हैं मेन एक्टिविटीज, एक होती है इंसिडेंटल एक्टिविटीज। मेन होती है जो हमारी मेन है, जैसे मेरा स्टेशनरी का काम है तो स्टेशनरी बेचना मेरा मेन काम है, तो उससे जो पैसा कमाया था वो तो मैंने आपको रेवेन्यू कहा था, तो रेवेन्यू में से ही यस सर। इनकम या प्रॉफिट निकल के आए थे। लेकिन मान लो मेरा स्टेशनरी का काम है, मेरे पास पुरानी चेयर पड़ी थी, मेरे हिसाब से 100 की थी, मैंने 150 में सेल कर दी, तो जो 50 रुपीज आपके पास आए वो आपकी मेन एक्टिविटी तो नहीं है, यस सर। तो वो हमारे लिए गेन होता है। ओके। क्लियर है बच्चे? यस सर। आज वाले कंसेप्ट में भी किसी को कुछ भी डाउट हो दोबारा से पूछ ले बच्चे, उसके बाद मैं पूरे नोट्स में से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको कैपिटल का मतलब बताया आज, मैंने आपको लायबिलिटीज के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब बताया, वो मैंने आपको बताया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है, वो कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस फर्म अलग अलग हैं। आप बिजनेसमैन को आउटसाइडर मान के चलो, इसलिए जो वो कैपिटल लगाता है उसको भी लायबिलिटी मान के चलो। तो इंटरनल लायबिलिटी जो प्रोप्राइटर ने लगाया, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो आउटसाइडर्स ने लगाया। उसके बाद फिर मैंने आपको एक्सपेंसेस का मतलब बताया, रेवेन्यू का मतलब बताया, इनकम का मतलब बताया, प्रॉफिट्स का मतलब बताया, गेन का मतलब बताया, लॉस का मतलब बताया। इन सभी वर्ड्स में किसी को कोई कंसेप्चुअल कोई डाउट रह गई हो, या तो आप बाद में करोगे सभी को, कंसेप्चुअली कोई डाउट रह गई हो कि भाई इसका मतलब क्लियर नहीं है, तो दोबारा से एक बार क्लियर कर दो। आदरी का बच्चे सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर है? एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में भी होते हैं। यस। एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में भी होते हैं, जैसे हम इसमें भी होते, किसी से होलसेल, जैसे ट्रेडिंग में कोई हाँ ले सभी में होते हैं। ट्रेडिंग में कोई अपने शॉप। एक्सपेंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अपने एक्सपेंस होते हैं। ट्रेडिंग में भी तो आपको शॉप होगी तो उसका रेंट देना पड़ेगा, ट्रेडिंग में भी तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। हाँ, ये होता है कि ट्रेडिंग में खर्चे थोड़े कम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्योंकि गुड्स को बनाना भी पड़ता है तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिएगा और पावर भी ज्यादा चाहिएगी, मशीन्स भी लगती हैं, उसका डेप्रिसिएशन भी लगता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जनरली एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, ट्रेडिंग के अंदर जनरली एक्सपेंसेस कम होते हैं। बस ये होता है। क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। ठीक है जी। मैं एक बारी बच्चे
नोट्स में से करा रहा हूँ, आप 1 सेकंड वेट करेंगे। स्क्रीन के ऊपर बच्चे आपको लायबिलिटी दिख रही है? यस सर। लायबिलिटी में सबसे नीचे आप देखना बच्चे, लायबिलिटी में कल मैंने आपको इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं करवाई थी। स्क्रीन के सबसे नीचे आपको नजर आ रही है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी? यस सर। तो उसको देखते हैं। इंटरनल लायबिलिटी को देखते हैं। इंटरनल लायबिलिटी ऑल अमाउंट, यहां से लेके यहां तक मैं देखता हूं, which a business entity has to pay to the proprietor or owner are called internal liability। जो ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, जो ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उसको हम इंटरनल लायबिलिटी कह देते हैं, जैसे कि उसकी कैपिटल हो गई या प्रॉफिट्स हो गए। क्लियर है बच्चे? आद्रिका? यस सर। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑल अमाउंट्स which a business entity has to pay to outsiders are known as external liabilities। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, कल बताया था, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगा रखा है बेसिकली, जो उसका पैसा है बिजनेस में, ओनर का, वो तो इंटरनल लायबिलिटी हो गई, और जो आउटसाइडर का पैसा है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। क्लियर है? महक बच्चे क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद बच्चे कैपिटल मैंने आपको आज समझाई। स्क्रीन पे कैपिटल नजर आ रही है? यस Yes, सर। sir. तो कैपिटल देखते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। मैंने आपको बताया जो बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको हम कैपिटल कह देते हैं। पैसा कैसे लगा सकता है? कैश की फॉर्म में भी ला सकता है, गुड्स और एसेट्स। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे पास घर में 5 लाख रुपए पड़े हैं, मैं 5 लाख बिजनेस में ले आया। अब घर में मेरे पास 1 लाख का फर्नीचर पड़ा है, उसको भी मैं बिजनेस में ले आया अश्मीत बच्चे, तो क्या वो भी कैपिटल हुई या नहीं हुई? सर हुई। तो जो भी हम बिजनेस में लगा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में मैं कैश लगाऊं, चाहे मैं गुड्स लगाऊं, चाहे मैं एसेट्स लगाऊं, इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड। कैपिटल से आगे चल के फिर हम गुड्स को खरीदते हैं, एसेट्स को। कैपिटल कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितने भी एसेट्स उनको ऐड करते हैं और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर है मोहिलीन बच्चे कैपिटल का मतलब? यस सर। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया। स्क्रीन पे एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं बच्चे? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अभी यही डेफिनेशन बताई थी आद्रिका मैंने। एक्सपेंस का मतलब जो आपने गुड्स और सर्विसेज को बनाया और बेचा, उसके ऊपर जो खर्चा करा वो एक्सपेंस है। क्लियर है? यस सर। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज आ जाती है? मैंने कहा सबसे मेन तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप गुड्स बना के बेच रहे हो उसकी जो कॉस्ट आई है रॉ मटेरियल की, सबसे मेन एक्सपेंस तो वही होगा। यस आद्रिका? सर। उसके अलावा अमाउंट पेड फॉर, आपने रेंट पे करा, कमीशन पे करी, सैलरी पे करी, एडवर्टीजमेंट। उसके अलावा डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट और डेप्रिसिएशन, जो एसेट यूज करते हो उसे उसकी वैल्यू कम होती है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो वो भी एक्सपेंस हुआ। मोहिलीन क्लियर है बच्चे? यस सर। रिद्धि क्लियर है बच्चे? Yes, sir. चलो उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मींस द इनकम ऑफ अ रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। मैंने कहा था जो बार बार, रेकरिंग नेचर का मतलब होता है बार बार पैसा है किसी भी सोर्स से। अगर आपके पास कोई पैसा बार बार आ रहा है तो उसको हम रेवेन्यू कह देते हैं। उसमें मेन रेवेन्यू मैंने आपको कहा था कहां से आता है। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। जो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं या जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, वहां से जो पैसा आया वो हमारा मेन रेवेन्यू है। उसके अलावा और कहां से आ सकता है? रेंट अगर आपको कहीं से आया, कमीशन आई, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, तो ये भी रेगुलर बेसिस का होता है, तो वो भी हमारे लिए रेवेन्यू है। क्लियर है ना बच्चे? यही मतलब बताया था रेवेन्यू का छवि? यस सर। ठीक है जी। रेवेन्यू इज रिलेटेड विद द डे टू डे अफेयर्स। रूटीन में पैसा आता है एंड शुड बी रेगुलर इन नेचर। मैंने बताया रेगुलर होना चाहिए। एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर और बोरोइंग लोन। प्रोप्राइटर कैपिटल लगा रहा है, कनक बच्चे क्या रूटीन में कैपिटल लगाएगा क्या? नो सर। अगर हम कहीं से लोन ले रहे हैं तो क्या रूटीन में लोन लेंगे क्या? हाँ जी? रूटीन में ले ही नहीं सकते सर। नहीं, तो इसलिए वो Possible रेवेन्यू नहीं होगा है। या नहीं होगा? तो रेवेन्यू होगा नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। तो मैंने कहा कहीं से भी रूटीन में पैसा आएगा
तो वो रेवेन्यू है, अगर कहीं से कभी कभी कोई पैसा आ जाता है तो वो रेवेन्यू नहीं है। इसलिए कैपिटल प्रोपराइटर लगाए, आप बैंक से लोन ले लें या कहीं से लॉटरी आ जाए हमारी लग जाए, तो वो रूटीन में होने वाला काम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ रेवेन्यू। क्लियर है बच्चे? कनक? ओके सर। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं बच्चे। मीनल, स्क्रीन पे इनकम नजर आ रही है? यस सर। तो इनकम देखते हैं। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको बताया, इनकम और रेवेन्यू अलग अलग है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। गुड्स को बेच के जो पैसा आया उसको आपने रेवेन्यू कह दिया, और जो गुड्स को बनाने पे खर्चा हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा है तो उसको हम इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख आर सोल्ड फॉर 5 लाख। 4 लाख के गुड्स हैं, हमने 5 लाख में सेल कर दिए, तो 5 लाख तो रेवेन्यू हो गया, 4 लाख एक्सपेंस हो गया, और उनका डिफरेंस जो 1 लाख है वो इनकम हो गया। तो इनकम का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अश्मीत, क्लियर है बच्चे इनकम का मतलब? यस सर। रिद्धि, आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। योगेश, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, जिसका प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट, मैंने कहा इनकम और प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनकम, प्रॉफिट इज ऑन एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। पूरे साल के टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दूं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ती हैं? जब आप ईयर के एंड में, कल मैंने आपको ईयर का बताया था, छवि याद है बच्चे ईयर कब हो? हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, कब से कब तक? सर 31 मार्च टू नहीं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सर। तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ना वो 31 मार्च को कैलकुलेट होता है। तो जब 31 मार्च को प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उससे ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। रिद्धि, क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है जी। देन गेन का मतलब देखते हैं। गेन, इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट और प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो मेन एक्टिविटी ना हो। आद्रिका, क्लियर है ना? एक तो मेन एक्टिविटी होती है गुड्स को बेचना, जो मेन एक्टिविटी नहीं है, उससे जो पैसा कमाओगे उसको आप गेन कह दोगे। ठीक है? यस। सच है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को बेच के आपने कोई पैसा कमा लिया, कोर्ट में कोई केस जीत गए, एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, तो ये हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। उससे अगर कोई पैसा कमाया तो वो हमारा गेन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग 10 लाख की है, आपने 12 लाख में सेल कर दी, तो 2 लाख जो है वो गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग होगा, वो रूटीन में होने वाली एक्टिविटी नहीं है। अश्मीत, क्लियर है गेन का मतलब? यस सर। सर एक बार ये प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स बताना। मान लो सपोज हमने कैपिटल लगाई बच्चे 10 लाख रुपीज की। अश्मीत, ओके सर। अब ईयर के एंड में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया मुझे, ओके सर। तो मैंने जो 10 लाख इन्वेस्ट करे थे मेरे बिजनेस में कितने हो गए? 12 लाख। 12 लाख। तो इसका मतलब प्रॉफिट आने से ओनर की जो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल है वो बढ़ जाती है। अगर ऐसे ही लॉस आ जाता तो कैपिटल कम हो जाती। ओके सर। देन लास्ट वर्ड मैंने आपको जो आज करवाया, दैट वाज लॉस। द टर्म लॉस कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स। मैंने कहा था जब भी लॉस की डेफिनेशन आएगी दो उसके मतलब हैं। फर्स्ट, इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। मैंने कहा था अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा हो जाता तो प्रॉफिट हो जाता, अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो गए तो लॉस हो गया। महक, क्लियर है बच्चे? यस सर। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, रेवेन्यू सपोज 2 लाख है, एक्सपेंस 2,40,000 के हो गए, तो 40,000 का लॉस हो जाएगा। मोहिदीन, क्लियर है चीज? यस सर। Then second, it refers to some fact or activity against which firm receives no benefit. मैंने आपको बताया कहीं आपने अमाउंट स्पेंड कर दी, कोई एक्टिविटी तो हुई बट बेनिफिट नहीं मिला, उसके बदले कुछ मिला नहीं, तो वो भी लॉस है। जैसे लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। मिनल, क्लियर है बच्चे? यस सर। एक्सपेंसेस, इट मे बी नोटेड दैट लॉसेस डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस। अब आप में से कोई मुझे बताना बच्चे। अश्मीत, चलो आप बताना, एक्सपेंस और लॉस में मेन डिफरेंस क्या है? सर एक्सपेंस का मतलब खरीदी 10 लाख की तो वो एक्सपेंस है। अगर मैंने आगे एक्सपेंस और लॉस में मेन डिफरेंस क्या होगा? मेन डिफरेंस, एक्सपेंसेस से क्या रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिलेगी? यस सर। लॉसेस से क्या रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिलेगी? नो सर। नहीं। एक्सपेंसेस प्रोडक्टिव नेचर के हैं नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है सर बेनिफिट। लॉसेस क्या प्रोडक्टिव नेचर के हैं? नहीं सर। एक्सपेंसेस क्या करना चाहेंगे हम? करना चाहिए।
लॉसेस क्या करना चाहेंगे? सर नहीं करना चाहेंगे। तो बेसिकली डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस है एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यूज वेयर एज लॉसेस डू नॉट। एक्सपेंसेस करने से रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिलती है, जबकि लॉसेस होने से रेवेन्यू जनरेट होने में कोई हेल्प नहीं मिलती। आदरिका क्लियर है पॉइंट? यस सर। रिद्धि बच्चे क्लियर है पॉइंट? रिद्धि मित्तल, योगेश क्लियर है? हाँ जी। एक सेकंड। हाँ जी, अब बच्चे बताएं किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में आज जो मैंने करवाया, मैंने आपको लायबिलिटीज के टाइप में इंटरनल एक्सटर्नल कैपिटल का मतलब बता दिया, फिर मैंने आपको एक्सपेंसेस का, फिर रेवेन्यू का, फिर इनकम का, फिर प्रॉफिट का, फिर गेन का, फिर लॉस का, ये मतलब आप समझाएं। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो बच्चे तो एक बार दोबारा से क्लियर कर। हाँ जी बच्चे।